भारत में चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही एक और नाम हमें सुनने में आता है, आचार संहिता। जी हाँ, आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावी तिथियों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता को भी लागू कर दिया। आज के इस वीडियो में जानते हैं क्या होता है आचार संहिता और क्या है इससे संबंधित प्रमुख नियम। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो हमेशा हम देखते हैं कि भारत में समय-समय पर अलग-अलग राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, तो इसी प्रकार से आज ही चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। कौन-कौन से हैं 5 राज्य? मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। अब इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनावों की तिथियां अलग-अलग हैं, लेकिन इन सभी की रिजल्ट की तिथि एक ही है। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई 3 दिसंबर को इन सभी के रिजल्ट्स एक साथ अनाउंस किए जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण खास बात है। देखेंगे क्या राजनीतिक परिवर्तन आ रहा है हमारे देश में और राज्य किस पार्टी को अधिक पसंद कर रहे हैं। चलिए, ये तो अलग बात है, हमारे कंटेंट से अलग है, बट प्रमुख बात यह है कि जैसे ही चुनाव आयोग तिथियों के अनाउंसमेंट करता है, उसके साथ ही शाम से आचार संहिता लागू हो जाती है और सभी प्रकार की जो चुनावी गतिविधियां होती हैं और साथ साथ आप चाहे सत्ता में ही क्यों ना हो, आपको भी अपनी प्रचार संबंधी गतिविधियों को, नीति संबंधी गतिविधियों को रोक देना पड़ता है और आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जो आपके आने वाले चुनाव को प्रभावित करे। तो समझते हैं कि क्या होती है आचार संहिता, कब से इसका चलन आ रहा है और भारतीय चुनाव व्यवस्था में इसका क्या महत्व है। तो देखिए, आचार संहिता में क्या होता है, इसको कहते हैं आदर्श आचार संहिता, जिसको जनरली इंग्लिश में एमसीसी के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार से कार्यक्रमों का, नियमों का एक समूह है। पूरा का पूरा ग्रुप तैयार किया हुआ है चुनाव आयोग ने। इसमें पहले ही बता दिया जाता है कि देखिए, अब हमने आपके राज्य के अंदर या केंद्र स्तर पे भी कभी भी ऐसा हो तो चुनावों की घोषणा के साथ ही आपको समझ लेना है कि आपको व्यवहार क्या करना है। तो चुनाव संबंधी कार्यक्रम आपके क्या रहेंगे, अब कब तक के लिए, चुनाव के परिणामों की घोषणा होने तक। तो परिणाम जब तक घोषित नहीं होंगे तब तक यही धारणा रहती है कि अभी जहां पे चुनाव है वहां पर अभी आचार संहिता लागू है। इसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपके लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं और ये बात भी ध्यान रखिएगा, इन दिशा निर्देशों को बिना किसी भेदभाव के पालन करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सरकार रही है, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं या आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपके लिए यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी प्रकार से लागू नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। सभी राजनीतिक दलों के लिए यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समान रूप से लागू होती है। वहीं देखने वाली बात यह होती है कि जिस समय यह कार्रवाई शुरू हो जाती है, चुनाव संबंधित बातें आपको बता दी जाती है, तो उस समय किसी भी पद पे हो आप, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस समय या तो एक उम्मीदवार हो जाएंगे, यदि आप उम्मीदवार नहीं है चुनाव के अंदर तो आप किसी पार्टी के महज सदस्य मात्र हैं, इससे अधिक आप कुछ नहीं कहलाएंगे। आप कहीं भी जाएंगे चुनाव के अंदर तो आप यह नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री है। हालांकि हमारे देश की जनता मान लेगी कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री मोदी हैं या आप मुख्यमंत्री इत्यादि इत्यादि कोई भी हो सकता है, ये चीजें स्वीकार की जा सकती है। लेकिन आपके द्वारा उस समय जो भी कार्यक्रम होगा वो आधिकारिक पद के अनुरूप नहीं होगा, सिर्फ उस कार्य के अनुरूप होगा कि आप किसी पार्टी विशेष के सदस्य हैं और आपको कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होता है, जो कि सभी के लिए निर्धारित है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि चुनाव आयोग चाहता है कि हमारे देश में चुनाव जो हो वो स्वतंत्र हो, वहीं साथ ही यह निष्पक्ष भी हो। तो इसी वजह से इसका चलन शुरू हुआ था वर्ष 1960 में, जिस समय केरल राज्य के विधानसभा चुनाव होने थे। उस समय पहली बार इस प्रकार के किसी विचार को, किसी नीति को प्रस्तुत किया गया था। बताया गया था कि चुनाव में आप सभी पार्टियों को, इवन इसके अलावा सभी जो उम्मीदवार हैं उन सभी को भी इसका पालन करना होगा। तो ये जो अवधारणा है, ये जो पूरी की पूरा परिकल्पना है, यह विकसित होना शुरू हुई थी इस समय से। उसके बाद जो समझ जान लिया गया, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब आम चुनाव भी हुए, लोकसभा चुनाव भी हुआ, वहां पर सभी पार्टियों ने, सभी उम्मीदवारों ने इसको पूर्ण रूप से स्वीकारा और तब से आज तक, अभी वर्तमान में 2023 राज्य चुनाव हो रहे हैं, जबकि इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने। अब तक यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो स्थिति है यह यथावत बनी हुई है और सभी पार्टियां पालन कर रही हैं इसका। ठीक है, अगर हम इसकी स्थिति समझे तो उसमें क्या क्या कार्यक्रम शामिल होते हैं, तो देखिए, इसमें जो कार्यक्रम होते हैं, पहला है सामान्य आचरण, यानी कि पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान आपको किस प्रकार का व्यवहार रखना है, हर बात इसमें शामिल है। आपको कभी भी यहाँ पर जातिगत मामले नहीं उठाने, धार्मिक मामले नहीं उठाने, बिना किसी भेदभाव के अपना प्रचार करना है, क्योंकि जो नियम आप पे लागू होते हैं वही दूसरे उम्मीदवार पे भी लागू होते हैं, तो सबके लिए बराबर है। यदि आप वायलेशन करेंगे तो फिर दूसरा भी उस स्थिति में फिर उतारू हो जाता है। तो इसी स्थिति में क्या होता है कि सबको अपनी सहमति से मिलजुल कर अच्छे चुनाव के संचालन के लिए, एक स्वतंत्र और मुक्त चुनाव के संचालन के लिए जरूरी होता है कि मिलजुल कर आपको जो नियम निर्धारित किए गए हैं उसके अनुरूप आप व्यवस्था का पालन करें। बैठक संबंधी नियम सारे इसमें बताए जाते हैं कि आप कब बैठक कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, किस प्रकार से कहां कर सकते हैं। हालांकि इसमें व्यवस्था यह भी है कि आप किसी धार्मिक स्थान, जैसे मंदिर, मस्जिद इत्यादि है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा इसमें बोला जाता है। इसके अलावा एक टर्म यूज होती है चुनावी चुप्पी,
जैसे कि अब चुनाव संबंधित बातें शुरू हो गई। अभी पहले उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन दर्ज करेंगे, फिर जितने सिलेक्ट होंगे वो अपनी तैयारियां फिर जोर शोर से करेंगे और वह चुनाव लड़ेंगे मुख्य रूप से, जिसके बाद हम देखते हैं कि महारैलियां, रैलियां, सभाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि इस दौरान सभी के लिए व्यवस्था समान है कि 48 घंटे पहले, यानी कि मतदान के 48 घंटे पहले सभी को अपना चुनावी प्रचार रोक देना होता है, जिसको चुनावी चुप्पी के रूप में जाना जाता है। इस दौरान यह जो समय निर्धारित है, यह सभी मतदाताओं के लिए निर्धारित किया गया ताकि वह इस दौरान यह जान समझ सके कि वह एक्चुअल में किसे वोट करने वाले। जुलूस निकालना, तो जुलूस की आपकी प्रकृति क्या रहेगी, आप किन किन बातों को कर सकते हैं, कैसे कैसे करेंगे, और हिंसक नहीं होना चाहिए, यह सभी बातें इसमें निर्धारित है। मतदान दिवस के दिन आपको किस प्रकार से व्यवहार करना है, क्या क्या स्थिति रहने वाली है, वह बातें। मतदान केंद्र पे किसकी क्या स्थिति रहेगी, वह बातें। कोई ऑब्जर्वर है तो उसके संबंधित नियम भी इसमें शामिल है। यदि कोई पार्टी सत्ता में है उसके लिए नियम जो थे यह बाद में शामिल किए गए थे, शुरुआत में नहीं थे, क्योंकि क्या था, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को यह महसूस हुआ था कि जो सत्ताधारी पार्टी है कहीं ना कहीं वह चुनावों को प्रभावित कर सकती है, उसका दबदबा है। तो इसी वजह से सत्ता में जो पार्टी है उसके लिए भी नियम इसमें शामिल किए गए। चुनावी घोषणा पत्र में आप किन किन बातों को उठा सकते हैं, ये बातें इसमें शामिल है। तो ये हर एक बात आपकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बताई गई है कि कैसा आपका व्यवहार रहेगा, आपकी स्थिति क्या रहेगी, और इसी के अनुरूप पूरे के पूरे चुनाव का संचालन किया जाता है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी, जैसे कि हम जानते हैं कि उसका एक विशेष पक्ष होता है, एक समय उसको सरकार के रूप में जाना जाता है, लेकिन वह पूरे चुनाव के दौरान सरकार नहीं रहेगी। यहां पर यह मुख्य रूप से जो नियम है यह सत्ताधारी पार्टी के लिए निर्धारित है कि आप पूरी चुनाव प्रक्रिया में सिर्फ अपने निजी या अपनी पार्टी के ही जो निर्धारित तत्व हैं उन्हीं का प्रयोग करेंगे। ना तो आप किसी सरकारी वाहन का प्रयोग करेंगे, ना ही इस दौरान आप किसी सरकारी फंड का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो भी काम होगा वह आपके अपने स्तर पे होगा या पार्टी के स्तर पर होगा। आप सरकार उस समय नहीं रहेंगे, ना ही आप सरकारी चीजों का उपयोग करेंगे, उससे आप पूरी तरह से दूर रहेंगे। और यह पूरी मुख्य रूप से व्यवस्था हर स्तर पर शुरू होती है, हर स्तर पर लागू होते, चाहे राज्य स्तर हो या केंद्र स्तर पर हो। पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न सबके मन में आता है कि ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता का सबको पालन करना, लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी ने चुनाव के दौरान इसका वायलेशन किया तो उस दौरान किया। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्चुअल में इसके वायलेशन के लिए नियम कोई खास निर्धारित नहीं है, क्योंकि देखिए यह एक तरह से चुनाव आयोग के अभियान के रूप में विकसित हुआ, यानी कि संविधान में कहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस ये इसलिए शुरू हो गया कि चुनाव आयोग यह चाहता है कि हमारे देश का चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, तो इसी वजह से इसको विकसित किया गया। अब जब से इसका जो क्रियान्वयन है वो चल रहा है, वह सभी राजनीतिक पार्टियों की आम सहमति पे है। कोई नियम नहीं है खास, कोई वैधानिक मान्यता इसकी नहीं है, बस इसलिए पे कि अगर दूसरी पार्टी मानेगी तो हम मानेंगे, इसी आधार पर यह पूरी व्यवस्था चल रही है। लेकिन स्वैच्छिक होने के बावजूद इससे संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने देखी, इतिहास में घटनाएं हुई। चुनाव आयोग अगर कभी भी देखता है कि किसी ने वायलेशन किया है तो ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के सदस्यों के लिए पहले ही नोटिस भेज देती है, मामला संज्ञान में रहती है चुनाव आयोग के कि देखिए यह उम्मीदवार है या इस पार्टी का, इसने वायलेशन किया। अब वायलेशन संबंधित पहली बात तो यह होती है, जो उम्मीदवार है उससे बोल दिया था कि देखिए आप माफी मांग लीजिए या आप स्वीकार लीजिए, अगर मामला निराधार है तो आप बता दीजिए कि निराधार है, हमारी आपकी कोई ऐसी स्थिति थी नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस समय चुनाव आयोग अपने अनुच्छेद 324 में प्राप्त की गई शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके आधार पर वह जैसे भी कार्यवाही करना चाहे वह कार्यवाही कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि 2017 का चुनाव था, उस समय जो चुनाव आयोग था उसने आजम खान को और अमित शाह को दोनों को ही कहा था कि आप रैलियां नहीं करेंगे, क्योंकि आपके रैलियों में जाने की वजह से माहौल खराब हो सकता है। यह उसके अपने हाथ में था, हालांकि फिर दोनों ने सहमति दर्ज की थी, बताया कि कोई माहौल हम खराब नहीं करेंगे, आप हमें जाने दीजिए। फिर बाद में अनुमति दी थी, पर पहले उनको रोक दिया गया था 2017 वाले चुनाव में। ठीक है बात आपकी, तो कोई खास ऐसा नहीं है कि मतलब पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर इस स्थिति में आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही, साथ साथ सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति के ऊपर। क्लियर है बात सारी? तो यह स्थिति है हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की और इसी प्रकार ये लागू होती है। हालांकि एग्जाम्स में इसमें प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो इस प्रकार का एक प्रश्न आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसके लिए आप लोग को तैयार रहना होगा। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूं सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। मुझे अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। हालांकि आंसर कमेंट करने के बाद मुझे पता है कि आप लोग को चाहिए होगा कि मैं इसका आंसर बता दूं, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है, तो मुझे बताइए कितने लोगों ने सही आंसर कमेंट किया। फिर इसी प्रकार जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही हम लोग बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे और नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।